Hello students, welcome back. Today is the 9th video lecture of the topic life processes and today we'll start a new topic that is transportation. So last video lecture में हमने respiration in humans के बारे में पढ़ा था. So till now we have finished two topics of this chapter. The first one is nutrition and the second one is respiration. So the third topic that we are going to start today is transportation, right? So you already know कि इस चैप्टर में there are 4 different topics: nutrition, respiration, transportation and excretion. So these are the different life processes. So till now अभी तक हमने nutrition and respiration पढ़ लिया है. So let's start with the next topic, that is transportation. So let's first know the meaning of transportation. Transportation means transport हो रहा है कुछ, ठीक है. तो वो क्या चीज़ transport हो रही है? The definition of this life process is that it is a process in which a substance synthesized or absorbed in one part of the organism is carried to other parts of its body. ठीक है, तो इसमें जो दो टर्म्स लिखी हैं, the first term is synthesized. ठीक है, या तो कोई चीज़ synthesize हो रही है, synthesize मतलब कहीं पे कुछ secrete हो रहा है या कुछ चीज़ produce हो रही है, उस चीज़ का एक जगह से दूसरी जगह जाना is called transportation. या फिर वो चीज़ अगर एब्जॉर्ब हुई है, एब्जॉर्ब का मतलब क्या हुआ, जैसे आपने क्या पढ़ा था न्यूट्रिशन में, आपने पढ़ा था कि स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेस्टेड फूड होता है दैट इज़ एब्जॉर्ब्ड इन द ब्लड एंड ब्लड फिर उसको एक जगह से दूसरी जगह लेके जाता है. दूसरा जो एग्जांपल है एब्जॉर्प्शन का वो है ऑक्सीजन जो लंग से ब्लड में एब्जॉर्ब होती है, देन द ब्लड टेक्स द ऑक्सीजन फ्रॉम वन प्लेस टू द अदर. सो इसमें हमने क्या बोला कि कोई चीज़ अगर सिंथेसाइज हो रही है, प्रोड्यूस हो रही है, एक जगह सिक्रीट हो रही है या फिर एब्जॉर्ब हो रही है एक पार्ट में, तो वो दूसरे पार्ट में अगर लेके जाया जाएगा तो दिस विल बी कॉल्ड एज ट्रांसपोर्टेशन, राइट. सो इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी अबाउट ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स एंड ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमंस. एनसीईआरटी में पहले ह्यूमंस के बारे में दिया है एंड देन प्लांट्स के बारे में, बट जैसे हमने ट्रेंड फॉलो किया ही है कि हमने न्यूट्रिशन एंड रेस्पिरेशन पहले प्लांट्स में पढ़ा एंड देन इन ह्यूमंस. सो विल फॉलो द सेम ट्रेंड. सो विल स्टार्ट द टॉपिक ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स फर्स्ट. तो जो प्लांट्स होते हैं दे देमसेल्व्स आर इमोबाइल, बट उनके अंदर डिफरेंट सब्सटेंसेज आर टू बी ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम वन प्लेस टू द अदर. सो ट्रांसपोर्टेशन प्लांट्स के बारे में हम अगर पढ़ें, सो ट्रांसपोर्टेशन किस किस चीज़ का होता है, वाटर, मिनरल्स, फूड एंड बाकी अदर सब्सटेंसेज. दिस ट्रांसपोर्टेशन टेक्स प्लेस विद हेल्प ऑफ वैस्कुलर टिश्यू. एंड वैस्कुलर टिश्यू कौन कौन से होते हैं प्लांट्स में, जाइलम एंड फ्लोएम. सो वैस्कुलर टिश्यू सिंपली मीन्स, जैसे वैस्कुलर वर्ड जो है वो आप प्लांट्स में ही पढ़ेंगे एंड ह्यूमंस में भी पढ़ेंगे. सो वैस्कुलर सिंपली मीन्स जो भी कंडक्टिंग पार्ट होता है बॉडी का, कंडक्टिंग पार्ट मतलब कि जो ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है उसको हम वैस्कुलर कहते हैं. सो द वैस्कुलर टिश्यू प्रेजेंट इन plants are xylem and phloem and they transport water, minerals, food and other substances. तो xylem क्या ट्रांसपोर्ट करता है, phloem क्या ट्रांसपोर्ट करता है, that will be studying now. So let's study about the first vascular tissue that is xylem and ये आपने 9th क्लास में भी इसके बारे में काफ़ी डिटेल में पढ़ा है. तो हमें 9th क्लास वाला ज़्यादा नहीं पढ़ना है, वो थोड़ा सा पार्ट रिपीट होगा एंड देन कुछ नई चीज़ हम इसमें पढ़ेंगे. सो xylem ट्रांसपोर्ट्स वाटर एंड मिनरल्स. ठीक है, तो वाटर एंड मिनरल्स दोनों का ही ट्रांसपोर्टेशन किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जाइलम की. एंड व्हेन वी टॉक अबाउट मिनरल्स, मिनरल्स सिंपली मीन्स जो भी आयंस एब्जॉर्ब करता है कोई भी प्लांट, सो उन आयंस को हम बोलते हैं मिनरल्स. ठीक है, तो मिनरल्स वर्ड आप बहुत बार पढ़ेंगे, तो मिनरल्स जब भी वर्ड आए तो आप समझ जाइए कि आयंस या फिर सॉल्ट्स के बारे में बात की जा रही है. ठीक है, तो आपने ये भी पढ़ा था न्यूट्रिशन चैप्टर में दैट ये जो मिनरल्स होते हैं, जैसे अगर हम ह्यूमंस की बात करें तो ह्यूमंस में इन मिनरल्स का डाइजेशन नहीं होता बिकॉज दीज आर ऑलरेडी वेरी स्मॉल साइज वी कैन से सब्सटेंसेस. ठीक है, तो प्लांट्स में आ जाए वापस कि वाटर एंड मिनरल्स दैट इज आयंस, इनका जो ट्रांसपोर्टेशन है वो जाइलम के थ्रू होता है. देन देयर आर 4 डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ जाइलम: ट्रैकीड्स, वेसल्स, जाइलम पैरेन्काइमा, जाइलम फाइबर्स, आउट ऑफ विच द फर्स्ट 2 आर द मेन कंडक्टिंग कॉम्पोनेंट्स. ठीक है, ये दोनों मेन कंडक्टिंग कॉम्पोनेंट्स हैं जो कि वाटर मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट करेंगे, वाइल पैरेन्काइमा एंड फाइबर्स जो होते हैं, जाइलम पैरेन्काइमा एंड जाइलम फाइबर्स, ये इनका सपोर्टिव रोल होता है. दे सपोर्ट द ट्रैकीड्स एंड वेसल्स इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स. ठीक है, तो जो मेन है कंडक्टिंग एलिमेंट्स वो ट्रैकीड्स एंड वेसल्स हैं.
So before studying about how these minerals and water are absorbed by the plant roots and then how these get transported from the roots to different parts of the plant, let's have a background of one topic जो हमने 9th क्लास में पढ़ा था and उसके बारे में आपको थोड़ा सा आइडिया लेना होगा before understanding this. So you might have heard about these two terms, hypotonic solution and hypertonic solution. हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में जो हाइपो वर्ड का मीनिंग होता है, हाइपो ऑलवेज मीन्स लेस, हाइपर ऑलवेज मीन्स मोर. सो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन जो नाम होता है उसका मतलब क्या होता है, वेन एवर द सेल इज इन सच अ सॉल्यूशन जिसमें कि सॉल्यूट की कॉन्सेंट्रेशन लेस हो. हाइपो मीन्स लेस सॉल्यूट कॉन्सेंट्रेशन हो, या फिर in other words we can say the water concentration, the amount of water is more in the hypotonic solution. Hypertonic solution on the other hand is that hyper का मतलब क्या होता है, more solute concentration. The cell is placed in such a solution जिसमें कि solute की concentration ज़्यादा है and the water is in less amount. Okay, so hypotonic and hypertonic solution हम इसको बोलते हैं. Then as you know the water is more in hypo and less in hyper. ठीक है, तो हमेशा जो मूवमेंट होता है नेचर में, आपको पहले भी बताया था कि हमेशा हाई टू लो होता है, कोई भी चीज़ हमेशा हाई टू लो जाती है, तो मोर वाटर टू लेस वाटर मूवमेंट होगा वाटर का. सो दैट मीन्स वी कैन बी से कि हाइपोटोनिक टू हाइपरटोनिक सॉल्यूशन वाटर का मूवमेंट होता है. सो इन दिस थिंग बट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज़ दैट कि हम वाटर का मूवमेंट देखना चाहते हैं अगर कभी भी, तो आप ये देखेंगे कि वो हमेशा हाइपो टू हाइपरटोनिक सॉल्यूशन जाता है. ठीक है, हाइपो क्या होता है, जहाँ पे सॉल्यूट कम होता है वाटर ज़्यादा. हाइपरटोनिक क्या होता है, जहाँ पे सॉल्यूट ज़्यादा होता है एंड वाटर कम होता है. ठीक है, सो प्लीज़ रिमेंबर दिस थिंग बिफोर मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक. सो हियर विल स्टडी अबाउट द मूवमेंट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स, कि वो सॉइल से कैसे पहले रूट्स में आते हैं, देन रूट से कैसे वो ऊपर की साइड ट्रैवल करते हैं. सो वट वील स्टडी इज़ दैट कि जो मिनरल्स होते हैं, जो आपको मैंने बताया था कि उनको हम आयंस भी कहते हैं, जो मिनरल्स या फिर आयंस आर रेडिली एब्जॉर्ब बाय प्लांट रूट्स थ्रू डिफ्यूजन. डिफ्यूजन यू ऑलरेडी नो, हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन किसी चीज़ को जाना इज कॉल्ड डिफ्यूजन. तो डिफ्यूजन के थ्रू आयंस या फिर मिनरल्स प्लांट बॉडी के अंदर जाते हैं. देखिए कैसे, इसमें देखिए कि जैसे अगर ये प्लांट है, इसके रूट्स हैं, तो सॉइल में मिनरल्स भी प्रेजेंट होते हैं, ऐसे सॉलिड सर्कल से उनको रिप्रेजेंट किया गया है यहाँ पे, एंड वाटर को हमने ऐसे रिप्रेजेंट किया है. तो ये मिनरल्स हैं, ये वाटर. तो सबसे पहले क्या होता है, द फर्स्ट ऑफ ऑल द मूवमेंट ऑफ मिनरल्स इनसाइड द रूट्स टेक्स प्लेस. ठीक है, तो मिनरल्स पहले एब्जॉर्ब होंगे एंड किस प्रोसेस के थ्रू, डिफ्यूजन के थ्रू. ठीक है, इतनी बात आगे समझ में आपको ना. जब मिनरल्स इसमें रूट्स के अंदर जा चुके हैं थ्रू द प्रोसेस डिफ्यूजन, तो अब बाहर क्या हो गया, मिनरल्स को हम सॉल्यूट कह सकते हैं ना. तो जो सॉल्यूट होता है, अभी आपको बताया था कि बाहर अगर लेस सॉल्यूट कॉन्सेंट्रेशन जाएगा, या इन अदर वर्ड्स वी कैन से मोर वाटर कॉन्सेंट्रेशन, तो जो बाहर सॉल्यूशन है वो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन हो जाएगा. सो बिकॉज ऑफ द मूवमेंट ऑफ मिनरल्स इनसाइड द रूट्स, बाहर कैसा सॉल्यूशन हो चुका है, बाहर हो चुका है हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, एंड अंदर कैसा हो गया, अंदर रूट्स के अंदर हो गया हाइपरटोनिक सॉल्यूशन. राइट, सो बाहर हाइपो, अंदर हाइपर. एंड अभी आपको बताया दैट द मूवमेंट ऑफ वाटर इज ऑलवेज फ्रॉम हाइपोटोनिक टू हाइपरटोनिक सॉल्यूशन. सो व्हाट वील से इज दैट बिकॉज ऑफ द एब्जॉर्प्शन ऑफ द मिनरल्स इनसाइड द रूट्स, इट फैसिलिटेट्स द एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर. एंड रीज़न क्या है उसका, क्योंकि बाहर हाइपोटोनिक हो जाता है और अंदर हाइपरटोनिक सॉल्यूशन आ जाता है, एंड बिकॉज ऑफ दिस वाटर इज़ रेडिली एब्जॉर्ब बाय द रूट्स. एंड वाटर का जो एब्जॉर्प्शन है दैट इज़ ऑलवेज बिकॉज ऑफ ऑस्मोसिस. उसमें डिफ्यूजन नहीं लिखेंगे हम, तो आप ये याद रखिएगा, मिनरल्स के लिए डिफ्यूजन इज़ रिस्पॉन्सिबल, while for the absorption of water osmosis is responsible. Fine, so यही यहाँ पे लिखा है. So you can now read this. Minerals and ions are readily absorbed by plant roots through diffusion, thereby their concentration increases inside the plant. As a result what happens that the water is absorbed by roots through osmosis. So अभी जो आपको diagrammatically बताया गया कि पहले हमेशा minerals का absorption होता है and then the absorption of water takes place. इसका होता है डिफ्यूजन के थ्रू, वाटर का होता है ऑस्मोसिस के थ्रू. नाउ वाटर एंड मिनरल्स दोनों ही प्लांट के अंदर जा चुके हैं रूट्स में, एंड
अब इनको हम बोलेंगे सेल सैप, ठीक है। तो सेल सैप कहाँ पे है, अभी रूट्स में है। देन वी से द सेल सैप, जिसको जो हम किसको बोल रहे हैं, एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स को। सो ये जो सेल सैप है, अब इसको ट्रांसपोर्ट होना है फ्रॉम रूट्स टू अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट अगेंस्ट ग्रेविटी। तो अगेंस्ट ग्रेविटी उसको रूट से ऊपर की साइड जाना है। कभी कभी बहुत टॉल प्लांट्स होते हैं, टॉल ट्रीज होते हैं, तो उनमें रूट से लेके एंड टॉप तक उनको जाना होता है अगेंस्ट ग्रेविटी। सो अगेंस्ट ग्रेविटी ये जो सेल सैप है, वाटर एंड मिनरल्स, इनके ऊपर की साइड कैसे बढ़ेंगे एंड इनका ट्रांसपोर्टेशन कैसे होगा, वो हम अब पढ़ने वाले हैं। So to understand this, let's have a look at this diagram कि ये जो ये सेल सैप जो था, जो रूट्स में आ चुका है, उसको ऐसे ऊपर की साइड जाना है, ठीक है। सो इस डायग्राम को समझने के लिए जस्ट इमेजिन दैट यू आर ड्रिंकिंग समथिंग विद द हेल्प ऑफ स्ट्रॉ। तो जब आप स्ट्रॉ से कोई भी चीज़ पीते हैं, तो जब आपने ऊपर से प्रेशर लगाया है, तो प्रेशर लगाने की वजह से क्या होता है, उसमें एक वैक्यूम क्रिएट होता है। उस वैक्यूम को क्रिएट करने के लिए, जो वैक्यूम क्रिएट हुआ है उसको फिल करने के लिए नीचे से जो लिक्विड है वो ऊपर की तरफ राइज करता है। सो यू कैन रिलेट दिस डायग्राम विद द एग्जाम्पल दैट आई गेव यू जस्ट नाउ, कि जब आप कोई भी चीज़ स्ट्रॉ से पीते हैं तो उसमें लिक्विड का मूवमेंट अपवर्ड्स होता है। द डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट ऑफ लिक्विड इज अपवर्ड्स। तो उसके लिए क्या रिस्पॉन्सिबल है कि ऊपर से कुछ प्रेशर लगाया जाए। सो जस्ट लाइक दिस वी से कि ये जो प्लांट यहाँ पे है, ट्री है यहाँ पे, तो इसमें क्या होगा, ट्रांसपिरेशन होगा, ठीक है। यहाँ पे ट्रांसपिरेशन आपको पता है, द इवेपोरेशन ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वेपर्स फ्रॉम एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट। तो प्लांट के एरियल पार्ट से जब भी ट्रांसपिरेशन होता है तो यहाँ से वाटर वेपर्स बाहर गए। वाटर वेपर्स बाहर गए तो यहाँ पे जो है एक सक्शन क्रिएट होता है, सक्शन या वैक्यूम आप उसको बोल सकते हैं। तो यहाँ पे जो वैक्यूम क्रिएट हुआ उसको फिल करने के लिए नीचे से वाटर ऊपर गया ना, जहाँ से मूव हुआ वहाँ पे फिर फर्दर वैक्यूम क्रिएट हुआ, ठीक है। तो इस वैक्यूम को क्रिएट करने के लिए ये ऊपर जाएगा। सो जैसे जैसे पीछे की साइड वैक्यूम क्रिएट होता रहेगा तो नीचे से जो वाटर है वो ऊपर की तरफ राइज करता है। सो जैसे स्ट्रॉ हमने बात की, स्ट्रॉ में हम यहाँ पे प्रेशर लगाते हैं ऊपर की साइड। तो जस्ट लाइक दैट ट्रांसपिरेशन में क्योंकि वाटर बाहर चला गया तो इसकी वजह से क्या होता है, नीचे सक्शन क्रिएट होता है एंड उसको फिल करने के लिए देयर टेक्स प्लेस द राइज ऑफ द सैप। सैप मतलब सेल सैप को हम क्या बोल रहे हैं, सैप बोलेंगे सिंपली। सो हियर व्हाट आई हैव ड्रॉन हियर इज दैट कि ट्रांसपिरेशन की वजह से एसेंट ऑफ सैप टेक्स प्लेस। एसेंट ऑफ सैप, एसेंट मतलब ऊपर की तरफ चढ़ना, इज कॉल्ड एसेंट। सैप वर्ड कहाँ से आया, सेल सैप से। तो जो सेल सैप है उसका एसेंट होता है। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टर्म दैट बिकॉज ऑफ द ट्रांसपिरेशन एसेंट ऑफ सैप टेक्स प्लेस। सो जो अभी डायग्राम में बताया गया है वही एक्सप्लेनेशन यहाँ पे है दैट सेल सैप का अगेंस्ट ग्रेविटी जो ट्रांसपोर्टेशन है वो कैसे पॉसिबल है। दिस इज पॉसिबल बिकॉज द ट्रांसपिरेशनल पुल, ट्रांसपिरेशन पुल मतलब ट्रांसपिरेशन की वजह से जो पुल हुआ है, इट क्रिएट्स सक्शन in the xylem which results in ascent of sap, upward movement of water and minerals, ठीक है। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। दिस होल पैराग्राफ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नो। इसमें आपको ये जो मैंने यहाँ पे हाईलाइट किया है ये टर्म्स आपको स्पेशली याद रखनी है दैट बिकॉज ऑफ द ट्रांसपिरेशनल पुल सक्शन क्रिएट होता है एंड देन द एसेंट ऑफ सैप टेक्स प्लेस। ओके, सो ट्रांसपिरेशन का हमने एक तो पढ़ लिया है कि क्या उसका फंक्शन है, ठीक है। ट्रांसपिरेशन की मैंने आपको डेफिनेशन पहले लिखवाई है, इसलिए आई एम नॉट रिपीटिंग द सेम डेफिनेशन अगेन, बट इफ़ यू इन केस यू हैव मिस्ड द डेफिनेशन so you may note it down that transpiration is the evaporation of water in form of vapors through aerial parts of the plant. Okay, तो ट्रांसपिरेशन का की ये डेफिनेशन है। while the function, एक फंक्शन आप इसको ऑलरेडी पढ़ चुके हैं दैट इट हेल्प्स इन एसेंट ऑफ सैप। एसेंट ऑफ सैप मतलब सेल सैप का ऊपर जाना। एंड व्हाट इज द सेल सैप, वाटर एंड मिनरल्स को टुगेदर वी आर कॉलिंग सेल सैप। तो उसका ऊपर चढ़ना इज कॉल्ड transpiration, is called the ascent of sap, and this is a function of transpiration. And the other function of transpiration is that it helps in temperature regulation. And temperature regulation का मतलब क्या हुआ यहाँ पे, you know कि transpiration is evaporation, and evaporation का आपको एक effect पता होगा that whenever evaporation takes place, cooling effect also happens, ठीक है। तो जो जहाँ से evaporation हो रहा है उस surface पे फिर temperature regulation होता है, temperature lower down हो जाता है।
सो व्हेन वी आर सेइंग कि ट्रांसपिरेशन हेल्प्स इन टेम्परेचर रेगुलेशन, इसका मतलब क्या है कि जब भी ट्रांसपिरेशन होगा सो टेम्परेचर लोअर डाउन होगा. एंड वाई इज़ दिस फंक्शन इम्पॉर्टेंट? बिकॉज यू नो कि प्लांट्स में बहुत सारी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ होती हैं विच टेक प्लेस एट एन ऑप्टिमम टेम्परेचर. ठीक है, उनको एक ऑप्टिमम टेम्परेचर चाहिए होता है जिसके कि बहुत ज़्यादा हाई होने से या बहुत ज़्यादा लो होने से मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ रुक सकती हैं. सो इन ऑर्डर दैट द मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ टेक प्लेस प्रॉपरली, तो उसमें टेम्परेचर रेगुलेशन होना बहुत ज़रूरी है. एंड दैट हैपन्स बिकॉज ऑफ द ट्रांसपिरेशन. फाइन. सो विद दिस वी हैव फिनिश्ड द ट्रांसपोर्टेशन थ्रू जाइलम. नेक्स्ट मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टर्म दैट इज़ फ्लोएम. तो जो नेक्स्ट वैस्कुलर टिश्यू है दैट इज़ फ्लोएम. सो डिफरेंट components ऑफ अ फ्लोएम आर sieve ट्यूब्स, कंपेनियन सेल्स, फ्लोएम पैरेन्काइमा, फ्लोएम फाइबर्स. इसमें sieve सेल्स भी होते हैं, बट मेजरली अगर components की बात की जाए सो दीज 4 आर द डिफरेंट components: sieve ट्यूब्स, कंपेनियन सेल्स, फ्लोएम पैरेन्काइमा एंड फ्लोएम फाइबर्स. आउट ऑफ दीज the first 2 are the main conducting components and the last 2 have just a supportive role to play. तो जो मेन कंडक्टिंग टिश्यू हैं, मेन कंडक्टिंग टिश्यू का मतलब कि ये दोनों हैं जो कि ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करते हैं. ये दोनों सिंपली पहले के जो 2 लिखे हुए हैं इनको सपोर्ट करते हैं सिंपली. सो इफ़ यू रिमेंबर दैट हमने बात करी थी कि प्लांट्स में जो फूड प्रिपेयर होता है दैट इज़ इन फॉर्म ऑफ ग्लूकोज. राइट, हमने ये पढ़ा था दैट द फूड इज़ प्रिपेयर्ड इन फॉर्म ऑफ ग्लूकोज while the food is reserved in form of starch. Food is reserved in form of starch. Now ये दोनों ही क्या हैं, एक तरीके के कार्बोहाइड्रेट्स हैं. तो कार्बोहाइड्रेट्स आपने बहुत सारे पढ़े हैं, आपको पहले भी बताया मैंने. कार्बोहाइड्रेट्स के अलग अलग फॉर्म्स कौन से हो गए? ग्लूकोज हो गया, स्टार्च हो गया, सेल्यूलोज, ग्लाइकोजन, राइट. देन आपने पढ़ा है माल्टोज. तो ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स हैं. नाउ टुडे विल स्टडी अनदर काइंड ऑफ कार्बोहाइड्रेट. एक और एग्जाम्पल हम इसमें पढ़ने वाले हैं एंड दैट एग्जाम्पल इज सुक्रोज. ओके, सो इसमें अभी हम ग्लूकोज एंड स्टार्च के बारे में थोड़ा दोबारा से पढ़ लेते हैं. दैट द फूड इज़ प्रिपेयर्ड इन फॉर्म ऑफ ग्लूकोज वाइल इट इज़ रिजर्व्ड इन फॉर्म ऑफ स्टार्च. ठीक है, तो लीव्स में फूड बनता है ग्लूकोज के फॉर्म में, जबकि इसका जबकि ये रिजर्व जब होगा, एक्स्ट्रा जो ग्लूकोज है वो रिजर्व हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च. वाइल व्हेन द फूड इज़ प्रिपेयर्ड एंड उसके बाद जब उसका ट्रांसपोर्टेशन होना होता है सो दैट टेक्स प्लेस इन द फॉर्म ऑफ सुक्रोज. तो ग्लूकोज एंड स्टार्च की फॉर्म में नहीं होता है ट्रांसपोर्टेशन कभी भी. द ट्रांसपोर्टेशन टेक्स प्लेस इन द फॉर्म ऑफ सुक्रोज. सो द फूड इज़ ट्रांसपोर्टेड इन द फॉर्म ऑफ सुक्रोज अभी बताया. तो फ्लोएम का ये फंक्शन लिखा है इस पैराग्राफ में दैट इट ट्रांसपोर्ट्स फूड इन फॉर्म ऑफ सुक्रोज. ठीक है, इसको हाईलाइट भी किया हुआ है आपके लिए. तो वो क्या क्या ट्रांसपोर्ट करता है? फूड ट्रांसपोर्ट करता है, कुछ और सब्सटेंसेस. कौन से? अमाइनो एसिड्स. इफ़ यू रिमेंबर अमाइनो एसिड्स क्या होते हैं? द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ प्रोटीन्स. प्रोटीन्स जब ब्रेक डाउन होते हैं तो वो अमाइनो एसिड्स बनाते हैं, राइट. सो फूड ट्रांसपोर्ट करते हैं अदर सब्सटेंसेस लाइक अमाइनो एसिड्स, इसको ट्रांसपोर्ट करते हैं टू डिफरेंट ग्रोइंग पार्ट्स. एंड ग्रोइंग पार्ट्स क्या क्या हो सकते हैं? रूट्स, स्टेम्स, फ्रूट्स, बर्ड्स एट्सेट्रा. तो आपको पता है कि ये जो जितने भी ग्रोइंग पार्ट्स होते हैं प्लांट्स के, इनको ग्रो करने के लिए, डेवलप होने के लिए चाहिए होता है फूड एंड कुछ बिल्डिंग मटेरियल्स. तो उनको क्या मिलता है? सुक्रोज एंड अमाइनो एसिड्स. सो ये फ्लोएम का जनरली स्टूडेंट्स थिंक दैट फ्लोएम जस्ट ट्रांसपोर्ट्स फूड, बट इट इज़ नॉट लाइक दैट. फूड के अलावा अमाइनो एसिड्स ट्रांसपोर्टेशन भी फ्लोएम का ही फंक्शन है. ठीक है, इट इज़ ऑलरेडी रिटन इन योर NCERT. ओके, अनदर पॉइंट वर्थ नोटिंग हियर इज़ दैट ट्रांसपोर्टेशन जब भी फ्लोएम के थ्रू होगा इट ऑलवेज इन्वॉल्व्स यूटिलाइजेशन ऑफ एनर्जी इन फॉर्म ऑफ ATP. ATP को यूटिलाइज करेगा. फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी एक पार्ट से किसी दूसरे पार्ट में जाना है सुक्रोज को, अगर सुक्रोज को एक पार्ट से दूसरे पार्ट में भेजना है तो इट ऑलवेज कंज्यूम्स ATP मॉलिक्यूल्स. ठीक है, यूटिलाइजेशन ऑफ एनर्जी इन फॉर्म ऑफ ATP का मतलब क्या हुआ? आपने कुछ क्लासेस पहले पढ़ा था. व्हेन एवर ATP इज यूटिलाइज इट अंडरगोज ब्रेक डाउन एंड ब्रेक डाउन से फिर ये किस में कन्वर्ट हो जाता है? ADP प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट प्लस इसमें से एनर्जी रिलीज होती है. सो दिस एनर्जी इज यूटिलाइज्ड टू ट्रांसपोर्ट सुक्रोज फ्रॉम वन पार्ट टू द अदर.
ओके, आई होप क्लियर है आपको. सो ट्रांसपोर्टेशन थ्रू फ्लोएम इन्वॉल्व्स यूटिलाइजेशन ऑफ एनर्जी इन फॉर्म ऑफ ATP, एंड इस टाइम पे जब ये ब्रेक डाउन होगा ATP, तो एनर्जी जो रिलीज होती है वो कंज्यूम होगी फिर टू ट्रांसपोर्ट द सुक्रोज. एंड देन देयर इज द लास्ट टर्म अंडर दिस टॉपिक, दैट इज ट्रांसलोकेशन. ये 1 मार्क में कई बार आपके एग्जाम्स में आता है कि फ्लोएम ये जो ट्रांसलोकेशन है 1 मार्क में पूछते हैं, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ ट्रांसलोकेशन. So translocation simply means the transportation of soluble products of photosynthesis and other substances like amino acids to different parts of the plant through phloem. Meaning phloem के through जो transportation होता है जिस भी चीज़ का, that process is called translocation, right? phloem के through जो भी चीज़ ट्रांसपोर्ट होगी उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, ट्रांसलोकेशन. तो आपको पता है कि फ्लोएम किसको करता है, एक तो सुक्रोज को करता है. तो हियर इट इज रिटन द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सॉल्युबल प्रोडक्ट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस. मींस सॉल्युबल प्रोडक्ट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस मतलब कि ग्लूकोज जो बना है उसके बाद जो सुक्रोज बनता है उसका ट्रांसपोर्टेशन, एंड अदर सब्सटेंसेज लाइक अमाइनो एसिड्स टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट. तो फ्लोएम के थ्रू ये जो ट्रांसपोर्टेशन होता है, दिस इज व्हाट वी कॉल ट्रांसलोकेशन. सो ये ट्रांसपोर्टेशन प्लांट्स का बहुत छोटा सा टॉपिक था जो कि हमने जाइलम एंड फ्लोएम के बारे में पढ़ा है. एंड अनदर डिफरेंस बिटवीन जाइलम एंड फ्लोएम यू माइट बी नोइंग कि इनमें क्या डिफरेंस होता है कि जो डायरेक्शन होता है इनका फ्लो का, जाइलम के थ्रू यूनिडायरेक्शनल फ्लो होता है, यूनिडायरेक्शनल फ्लो ऑफ द सब्सटेंसेस, वाइल फ्लोएम की अगर हम बात करें उसके थ्रू होता है बाय डायरेक्शनल फ्लो, बाय डायरेक्शनल फ्लो ऑफ द सब्सटेंसेस. ठीक है, यूनिडायरेक्शनल फ्लो एंड बाय डायरेक्शनल फ्लो का मीनिंग क्या हुआ, आपको पता है कि जो प्लांट्स हैं, प्लांट की अगर हम बात करें तो जाइलम का हमेशा क्या होता है, ये नीचे से रूट से एंड वर्टिकली अपवर्ड्स ट्रांसपोर्ट करता है. तो इसको हम क्या बोलते हैं, यूनिडायरेक्शनल फ्लो, है ना, सिंगल डायरेक्शन में फ्लो होता है. वाइल फ्लोएम क्या करता है, अगर कहीं पे किसी लीव्स में बना है फूड तो वो ऊपर की साइड भी ट्रांसपोर्टेशन होगा उसका, नीचे की साइड भी ट्रांसपोर्टेशन होगा. सो जाइलम का हम फ्लो कहते हैं कि यूनिडायरेक्शनल फ्लो होता है, वाइल फ्लोएम हैज़ द बाई डायरेक्शनल फ्लो, क्योंकि वो वर्टिकली अपवर्ड्स एंड वर्टिकली डाउनवर्ड्स दोनों डायरेक्शन में ही ट्रांसपोर्टेशन परफॉर्म करता है. राइट, सो विद दिस वी हैव फिनिश्ड द टॉपिक ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स. नाउ मूविंग ऑन टू द transportation in humans. So in transportation in humans we'll study about 2 different systems. The first one is blood vascular system and the other one is lymphatic system. Blood vascular system को हम blood circulatory system से भी जानते हैं and lymphatic system को हम बाद में पढ़ेंगे. So एक ब्रॉड थोड़ा सा आपको इसमें इंट्रोडक्शन दे दूँ, ब्रीफ इंट्रोडक्शन, कि जो ब्लड वैस्कुलर सिस्टम है इसमें हम एक फ्लूइड के बारे में पढ़ेंगे विच इज़ ब्लड, क्वाइट नोन टू यू. एंड द सेकेंड फ्लूइड दैट इज़ देयर इन आवर बॉडी, जनरली स्टूडेंट्स को लगता है दैट देयर इज़ ओनली वन फ्लूइड इन आवर बॉडी, दैट इज़ ब्लड. बट ब्लड के अलावा हमारी बॉडी में एक और फ्लूइड होता है जिसको हम बोलते हैं लिम्फ. सो उससे नाम पड़ा है लिम्फेटिक सिस्टम. सो देयर आर 2 fluids which help in the transportation in humans. The first one is blood, that will be studied under this part, and the second one is lymphatic system जिसमें कि हम lymph के बारे में पढ़ेंगे. Right, so this topic is quite broad topic, काफ़ी vast topic है blood vascular system. So let's get started. So blood vascular system में we'll be studying about 3 different components of the system, जिसमें हम blood के बारे में पढ़ेंगे, blood vessels and then heart. Right, इसको heart pronounce करिएगा, काफ़ी students इसको heart pronounce करते हैं. So blood, blood vessels and heart, these are the 3 topics that will be studying under blood vascular system. इन तीनों को ही हमें काफ़ी डिटेल में पढ़ना है. So we'll be starting the topic blood first. So blood you know is a reddish colored fluid that circulates in blood vessels, and कोई भी ऐसा circulatory system जिसमें कि blood वेल डिफाइंड ब्लड वेसल्स में फ्लो करता है, ऐसे सिस्टम को हम क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं. लाइक आपने आर्थ्रोपोडा में पढ़ा होगा, आर्थ्रोपोड्स में जो इंसेक्ट्स वगैरह होते हैं तो उनमें क्या होता है दैट द ब्लड डज नॉट फ्लो इन वेल डिफाइंड ब्लड वेसल्स, तो उनमें होता है ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम. वाइल इन केस ऑफ ह्यूमंस बिकॉज द ब्लड सर्कुलेट्स इन वेल डिफाइंड ब्लड वेसल्स, इसलिए हम इसको बोलते हैं क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम. एंड ब्लड इज अ काइंड ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, फ्लूइड है जिसका नेचर, सो इट इज़ अ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू.
सो दे आर डिफरेंट कॉम्पोनेंट्स ऑफ ब्लड. 4 कॉम्पोनेंट्स होते हैं ब्लड के. द फर्स्ट वन इज़ प्लाज्मा, द नेक्स्ट वन इज़ RBCs, देन WBCs एंड द लास्ट वन इज़ प्लेटलेट्स. तो दे आर 4 कॉम्पोनेंट्स कौन कौन से? प्लाज्मा, RBC, WBC एंड प्लेटलेट्स. सो द लिक्विड पार्ट ऑफ द ब्लड इज़ व्हाट वी कॉल प्लाज्मा एंड ये पेल येलो लिक्विड होता है. ब्लड का सुन के कि ब्लड में से जो लिक्विड वाला पार्ट होगा तो वो रेड होना चाहिए, ऐसा लगता है, बट नो. प्लाज्मा इज़ अ पेल येलो लिक्विड दैट एक्ट्स एज मीडियम इन विच डिफरेंट सेल्स आर सस्पेंडेड. तो ब्लड में जितने भी सेल्स होते हैं वो जिस मीडियम में सस्पेंडेड हैं उसका नाम है प्लाज्मा, विच इज़ पेल येलो लिक्विड. पेल येलो या लाइट येलो लिक्विड भी आप इसको बोल सकते हैं. एंड देन प्लाज्मा जो है ये क्या क्या चीज़ ट्रांसपोर्ट करता है? डाइजेस्टेड फूड, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन नहीं, हाँ यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं लिखेंगे. तो प्लाज्मा इज़ नॉट इन्वॉल्व इन द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन. सो इट ट्रांसपोर्ट्स डाइजेस्टेड फूड, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजनस वेस्ट, सॉल्ट्स, हार्मोन्स एट्सेट्रा. तो ये काफ़ी सारी चीज़ें प्लाज्मा में डिज़ोल्व फॉर्म में ये एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्टेशन इनका होता है. तो इसमें प्लीज़ रिमेंबर इसमें ऑक्सीजन नहीं आएगा. सो नेक्स्ट आफ्टर प्लाज्मा आर RBCs, जिनको हम बोलते हैं द फुल फॉर्म ऑफ RBCs इज़ रेड ब्लड कॉर्पसेल्स या फिर सेल्स, एंड इसको बायोलॉजिकली एक और इनका नाम होता है एरिथ्रोसाइट्स. सो RBCs या फिर एरिथ्रोसाइट्स एंड दिस इज़ द फुल फॉर्म. नाउ RBCs आर रेड इन कलर एज यू ऑलरेडी नो. सो ये जो रेड कलर है इट इज़ ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अ रेस्पिरेटरी पिगमेंट कॉल्ड हीमोग्लोबिन विच एक्ट्स एज ऑक्सीजन कैरियर. सो जो हीमोग्लोबिन RBCs के अंदर हीमोग्लोबिन नाम का रेस्पिरेटरी पिगमेंट प्रेजेंट होता है जो कि ऑक्सीजन के साथ बाइंड करके ऑक्सीजन को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करता है. तो पिगमेंट जो वर्ड आता है, पिगमेंट, इसमें हमने रेस्पिरेटरी पिगमेंट इसका नाम बोला हीमोग्लोबिन. सो रेस्पिरेटरी पिगमेंट मीन्स व्हाट? पिगमेंट ऑलवेज मीन्स विच इम्पार्ट्स कलर टू एनी थिंग. तो पिगमेंट तो इसलिए क्योंकि रेड कलर इम्पार्ट करता है. रेस्पिरेटरी पिगमेंट किस लिए? क्योंकि रेस्पिरेशन के थ्रू जो ऑक्सीजन हमने इनहेल किया है उस रेस्पिरेशन के गैस को ये एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है. सो दैट इज़ वाई हीमोग्लोबिन को हम रेस्पिरेटरी पिगमेंट कहते हैं एंड इसको शॉर्ट में कैपिटल H एंड स्मॉल b हम लिखते हैं. सो हीमोग्लोबिन रेस्पिरेटरी पिगमेंट है जो कि ऑक्सीजन कैरियर होता है हमारी बॉडी में. सो लंग्स से जब ऑक्सीजन ब्लड में एब्जॉर्ब होता है तो जैसे ही ये ब्लड में पहुंचता है तो RBCs में जो हीमोग्लोबिन है, RBCs में जो हीमोग्लोबिन है उसके साथ ये बाइंड करता है एंड एक कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन करता है. तो ऑक्सीजन ब्लड में प्लाज्मा के पास नहीं जाता, RBCs में जो हीमोग्लोबिन है उसके साथ बाइंड करता है. ठीक है, तो हियर इट इज़ रिटन ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ जब बाइंड करेगा इट विल फॉर्म अ कॉम्प्लेक्स जिसको हम ऑक्सी हीमोग्लोबिन कॉम्प्लेक्स कहते हैं. सो शॉर्ट में कैसे लिख सकते हैं? O2 + Hb गिव्स यू O2Hb कॉम्प्लेक्स. ठीक है, तो O2Hb कॉम्प्लेक्स होता है ये. एंड इस एरो को दिस इज हाउ यू कैन ड्रॉ इट, मतलब कि इन दोनों से ये बन सकता है और ये अगर कॉम्प्लेक्स किसी भी सेल के पास जाता है तो वहाँ जाके ये ऑक्सीजन रिलीज़ करेगा. फाइन, तो दिस इज़ व्हाट वी कॉल ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन कॉम्प्लेक्स. आई थिंक क्लियर हो गया होगा कि ऑक्सीजन कभी भी प्लाज्मा में डिज़ोल्व फॉर्म में नहीं जाता, वो RBCs के अंदर जो हीमोग्लोबिन है उसके साथ बाइंड होके एंड देन कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन के फॉर्म में ही वो एक पार्ट से दूसरे पार्ट में जाएगा. सो हमने ऑक्सीजन की यहाँ बात करी, बट कई बार क्या होता है कि जो डिफरेंट ऑर्गन्स के जो सेल्स हैं वहाँ पे CO2 भी तो ब्लड में प्रेजेंट है ना. सो CO2 के लिए एज सच कोई पिगमेंट नहीं है बिकॉज कार्बन डाइऑक्साइड इज़ मोर सोल्यूबल देन ऑक्सीजन इन वाटर एंड बिकॉज दिस इज़ मोर सोल्यूबल तो इट इज़ मेनली ट्रांसपोर्टेड इन डिज़ोल्व फॉर्म. तो डिज़ोल्व फॉर्म में ये एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाया जाता है. सो प्लीज़ रिमेंबर ऑक्सीजन को ले जाने के लिए हीमोग्लोबिन है, कार्बन डाइऑक्साइड इज़ ट्रांसपोर्टेड इन डिज़ोल्व फॉर्म, वो प्लाज्मा में डिज़ोल्व होके एंड देन फिर ट्रांसपोर्टेशन उसका होता है. सो नेक्स्ट आफ्टर दिस इज़ द हीमोग्लोबिन लेवल के बारे में हमें पढ़ना है एंड आपकी बुक में एक्टिविटी में पूछा गया है कि यू हैव टू फाइंड आउट योर सेल्फ व्हाट आर द नॉर्मल हीमोग्लोबिन, व्हाट इज़ द नॉर्मल हीमोग्लोबिन रेंज इन मेल्स एंड फीमेल्स, राइट. सो दिस इज़ द साइन ऑफ मेल्स एंड दिस इज साइन ऑफ फीमेल्स. बायो में हमेशा कभी भी आप नोट्स बनाएंगे सो मेल्स को आप हमेशा ऐसे बनाएंगे एंड फीमेल्स को आप हमेशा ऐसे बनाएंगे. सो जो मेल्स में हीमोग्लोबिन लेवल है दैट इज़ 14 to 17 ग्राम पर डेसीलीटर, राइट. जो भी नॉर्मल रेंज होती है मेल्स में, इसका मतलब होता है कि अगर 1 डेसीलीटर ब्लड निकाला जाए तो उसमें से 14 to 17 ग्राम हीमोग्लोबिन होना चाहिए. वाइल इन फीमेल्स
12 to 15 gram per deciliter is the normal range of hemoglobin, right? So you have to remember these hemoglobin levels. So normal range हमने देखी, but in some people हीमोग्लोबिन नॉर्मल रेंज में नहीं होता है, काफ़ी कम होता है, तो ऐसी कंडीशन को हम बोलते हैं एनीमिया. सो एनीमिया क्या होता है? द कंडीशन इन विच देयर इज़ अ डेफिशिएंसी ऑफ हीमोग्लोबिन इन ब्लड. तो अगर ब्लड में डेफिशिएंसी है हीमोग्लोबिन की, तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं एनीमिया. एंड इफ़ अ पर्सन इज़ एनीमिक, तो उसमें क्या क्या इफ़ेक्ट शो होते हैं उसके बारे में अब हमें पढ़ना है. सो मैं सी हियर, ये आपकी एनसीईआरटी एक्सरसाइज का एक क्वेश्चन है कि व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ हीमोग्लोबिन डेफिशिएंसी, है ना. अगर हम हीमोग्लोबिन डेफिशिएंट हैं, एनीमिक हैं हम, तो हमें क्या इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं इस चीज़ के. सो टू अंडरस्टैंड द आंसर दैट इज़ रिटन हियर, लेट्स फर्स्ट सी लुक एट द नॉर्मल रेंज ऑफ द फीमेल्स फर्स्ट. कि फीमेल्स में 12 to 15 ग्राम पर डेसीलीटर है, ठीक है. तो लेट्स से कि जो 12 to 15 है वो उसमें क्या है, फीमेल्स में नॉर्मल रेंज है. वाइल अगर कभी मान लीजिए किसी फीमेल में अगर वो एनीमिक है, तो लेट्स से उसमें 7 ग्राम पर डेसीलीटर हीमोग्लोबिन है. तो 7 ग्राम पर डेसीलीटर होने का मतलब क्या हुआ, हाफ हो गया ना एग्जैक्टली. तो जितना हीमोग्लोबिन होना चाहिए उसका अगर हाफ है, तो क्या होगा, हीमोग्लोबिन अगर जस्ट हाफ है या हाफ से भी कम है, तो जैसे अगर हम 7 ग्राम पर डेसीलीटर का एग्जाम्पल लेके बात करें, तो हीमोग्लोबिन जितना ऑक्सीजन के साथ बाइंड कर सकता था, अब उतना ऑक्सीजन नहीं है हमारे सेल्स के पास अवेलेबल, जस्ट हाफ है ना. क्योंकि अगर मान लो 14 ग्राम पर डेसीलीटर नॉर्मल है, तो 7 ग्राम पर डेसीलीटर मतलब जस्ट हाफ हो गया. तो हीमोग्लोबिन ही जब हाफ हो गया, तो इसका मतलब जो हमारे सेल्स हैं उनको हाफ ऑक्सीजन मिलेगा ना, क्योंकि हीमोग्लोबिन हाफ हो गया तो ऑक्सीजन भी कम अवेलेबल है हमारी बॉडी के लिए. तो अगर ऑक्सीजन कम होगा, तो जो ऑक्सीजन क्यों चाहिए था हमारी बॉडी को, टू कैरी आउट द एरोबिक रेस्पिरेशन, ग्लूकोज का जो ऑक्सीडेशन होता है उस चीज़ के लिए चाहिए था. सो अगर ऑक्सीजन कम, तो ऑक्सीडेशन नहीं हो पाएगा ग्लूकोज का. एंड इफ द ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज डज नॉट टेक प्लेस, एरोबिक रेस्पिरेशन अगर प्रॉपरली नहीं होगी, तो उसमें क्या होता है, एनर्जी रिलीज होती है, तो उतनी एनर्जी हमें नहीं मिलेगी. तो जितनी एनर्जी हमारी बॉडी को चाहिए उतनी एनर्जी नहीं मिल रही है, then what will happen, that will always be tired throughout the day, या lethargic हम throughout the day feel करेंगे. So this is what is written here, that when the body is deficient in hemoglobin, the oxidation of glucose does not take place properly because less oxygen is transported to the cells. and क्योंकि अगर oxidation ढंग से नहीं होगा, therefore less energy is released and the person feels lethargic. lethargic मतलब he or she will feel tired throughout the day. So if you happen in the morning, if it happens with you कि आप morning में उठते हैं and you don't feel energetic, so chances are there that you have low levels of hemoglobin in your blood. So जब भी किसी को अगर ऐसा फील होता है कि वो कभी भी एनर्जेटिक फील नहीं करता या थोड़ा सा काम करके एंड देन आप थक जाते हैं अगर, दैट सो चांसेस आर वेरी हाई दैट द लेवल ऑफ हीमोग्लोबिन इन योर ब्लड is quite low. So you should get yourself checked in this case. So third जो component है blood का, that is WBCs, full form white blood corpuscles, ठीक है, leukocytes is the another term. So WBCs क्या करती हैं, they provide us immunity by killing pathogens mainly by producing antibodies. तो ये जो WBCs हैं, कई WBCs जो पैथोजेंस हैं उनको engulf कर देती हैं, ठीक है, या कुछ एंटीबॉडीज़ हैं, कुछ WBC हैं जो कि एंटीबॉडीज़ फॉर्म करती हैं. सो दे सिंपली प्रोवाइड अस इम्यूनिटी. तो हमारी बॉडी में जो इम्यूनिटी डेवलप होती है, दैट इज़ ऑल बिकॉज ऑफ द WBCs, बिकॉज दे किल ऑल द पैथोजेंस दैट एंटर इन आर बॉडी. नेक्स्ट, द लास्ट कॉम्पोनेंट ऑफ ब्लड हैं प्लेटलेट्स. एंड प्लेटलेट्स क्या करते हैं, दैट इफ़ दे आर सम कट और इंजरीज इन आर बॉडी, तो वहाँ पे जहाँ पे भी कट हुआ है वहाँ पे जाके ये ब्लड क्लॉटिंग करते हैं, क्लॉट फॉर्म कर देते हैं, जिससे कि जो भी ब्लीडिंग है वो रुक जाए. सो दे हेल्प इन ब्लड क्लॉटिंग और ब्लड कोएगुलेशन. दिस इज अनदर टर्म कि ब्लड क्लॉटिंग करते हैं या फिर ब्लड कोएगुलेशन करते हैं. सो द लास्ट टॉपिक ऑफ टुडेज वीडियो लेक्चर इज़ द फंक्शंस ऑफ ब्लड. ओके, तो ये जो अभी तक हमने पढ़ा है उसी का रिपीटेशन है काइंड ऑफ. सो फटाफट से देख लेते हैं. द फर्स्ट फंक्शन ऑफ द ब्लड इज़ दैट इट हेल्प्स इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ डाइजेस्टेड फूड फ्रॉम स्मॉल इंटेस्टाइन टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी वेयर एसिमिलेशन टेक्स प्लेस, है ना. हमने देखा था कि जो भी स्मॉल इंटेस्टाइन से फूड डाइजेस्टेड फूड एब्जॉर्ब हुआ है वो अलग अलग पार्ट्स में ले जाया जाता है, जिससे कि वहाँ जाके उनका एसिमिलेशन हो सके.
नेक्स्ट आफ्टर दिस इज दैट द ब्लड ऑल्सो कैरीज एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स, जैसे अभी हम पढ़ेंगे एक्सक्रीशन इज द लास्ट टॉपिक, उसमें हम देखेंगे यूरिया है, यूरिक एसिड है, दीज आर द एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स. सो दीज आर कैरीड टू किडनीज फॉर एक्सक्रीशन. ठीक है, तो एक्सक्रीशन के लिए इनको कहाँ ले जाया जाता है, किडनीज में, एंड वो कौन लेके जाता है, ब्लड लेके जाता है. द थर्ड वन आफ्टर दिस इज कि जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती हैं, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में हमें पढ़ना है इनके बारे में. तो जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती हैं दे सीक्रेट हार्मोन्स, एंड इन हार्मोन्स को अलग अलग ऑर्गन्स जिनको कि हम बोलते हैं टारगेट ऑर्गन्स, सो हार्मोन्स जो कि एंडोक्राइन ग्लैंड सीक्रेट करती हैं उनको टारगेट ऑर्गन्स तक भी कौन लेके जाता है, ब्लड लेके जाता है. नेक्स्ट आफ्टर दिस इज, ये इसकी हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, दैट इट ट्रांसपोर्ट्स ऑक्सीजन फ्रॉम लंग्स टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी इन फॉर्म ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन कॉम्प्लेक्स. राइट. देन CO2 के बारे में अगर आपको याद हो, हमने पढ़ा था कि ये जो ले जाया जाता है वो कौन ले जाते हैं, प्लाज्मा पार्ट ऑफ द ब्लड. सो कैरीज CO2 प्रोड्यूस्ड बाय द टिश्यूज टू द लंग्स फॉर एक्सहेलेशन. देन ये जो 6th प्रॉपर्टी है, इट हैज़ अ प्रॉपर्टी ऑफ क्लॉटिंग विच प्रिवेंट्स एक्सेसिव ब्लड लॉस. अभी पढ़ा था कि प्लेटलेट्स का ये फंक्शन है. एंड द लास्ट वन इज दैट द WBCs एक्ट एज सोल्जर्स ऑफ द बॉडी बाय किलिंग पैथोजेंस. तो ये सारी चीज़ें हम पढ़ चुके हैं कि ब्लड का ये फंक्शन है. सो यू मे रिमेंबर दीज फंक्शंस ऑफ द ब्लड. सो हमने ब्लड वेस्कुलर सिस्टम के जो अलग अलग कंपोनेंट्स हैं, ब्लड है, ब्लड वेसल्स एंड हार्ट, उनमें से वी हैव फिनिश्ड द फर्स्ट टॉपिक दैट इज ब्लड. इन द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर वी विल बी स्टडिंग अबाउट द blood vessels and heart as well. Okay, so this is all about today's video lecture. I hope the topics are clear to you. Okay, have a nice day.